स्वागत है आप सभी का जेएचवी एकेडमी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड। प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड क्या है इसको ध्यान समझिएगा। प्रीपोजिशन पार्ट थर्ड में सिंपल प्रीपोजिशन की जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वो आपको यहाँ पे ही बताए जाएंगे। तो ध्यान समझिए, सिंपल प्रीपोजिशन विथ का यूज़, और फॉर और ड्यूरिंग का यूज़, बिलो और अंडर का यूज़ अभी हम समझते हैं। तो विथ का यूज हम इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। जैसे आई एम राइटिंग विथ पेन, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं। और विथ के साथ ही एक कंपोनेंट है क्या, बाई। ठीक, तो बाई का यूज हम एक एजेंट के लिए, एजेंट यहां पे मैंने लिखा है, एजेंट का मतलब होता है कर्ता। विथ का यूज हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ करते हैं, और बाई का यूज हम किसके साथ करते हैं, किसी भी एजेंट के साथ जो उस इंस्ट्रूमेंट से वर्क कर रहा होता है। जैसे यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द स्नैक वॉज किल्ड बाई हिम विथ द स्टिक, यानी कि सांप उसके द्वारा उससे मारा गया, और किससे, विथ अ स्टिक, एक डंडे से। और सेकेंड एक एग्जांपल आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर विथ पेन। ठीक है, यहां पे विथ आया, और जैसे अ लेटर इज रिटन बाय हिम विथ पेन, यहां पे दोनों का एग्जांपल आ गया। ठीक, अब देखते हैं फॉर और ड्यूरिंग का यूज। फॉर और ड्यूरिंग का यूज, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, कार्य करने की अवधि। जैसे मैं कोई काम कर रहा हूं, उसी के बीच में कोई मुझसे बोले एक्सक्यूज मी, तो मेरे काम के दौरान, यानी कि मेरे कंटिन्यू जो वर्क है, कंटिन्यू वर्क में किसी ने मुझे क्या किया, इंटरप्ट किया, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, ड्यूरिंग। जिसे कहते हैं ना, जब मैं काम कर रहा था तब, यानी ड्यूरिंग माय वर्किंग पीरियड। जब मैं ऑफिस में था तो ड्यूरिंग इन ऑफिस, जब मैं बचपन में था ड्यूरिंग इन चाइल्डहुड। ठीक, और फॉर का यूज हम किसके लिए करते हैं, फॉर का यूज हम करते हैं के लिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, और सेकंड फॉर का यूज करते हैं हम क्या, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का आपने यूज पढ़ा होगा सिंस और फॉर में। तो सिंस और फॉर में ध्यान से देखा होगा कि फॉर का यूज हम हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। यहां पे मैंने फॉर का यूज किया। फॉर का यूज हम सिंपल के लिए करते हैं। सिंपल यानी समय अवधि। जैसे हम कोई आपको एक समय दे रहे हैं, 2 दिन में, 2 दिन से 2 दिन में, 2 दिन के लिए, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे वर्षा 2 दिन से हो रही है, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूं, वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, वह 1 हफ्ते से घर से बाहर है, तो ऐसे कंडीशन में भी हम फॉर का यूज करते हैं। इसलिए यहां लिखा है सिंपल, साधारण समयावधि के लिए हम इसका फॉर का यूज करते हैं। जैसे यहां पे इट हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, यहां पे ये TWO जब भी आप इंग्लिश में लिखेंगे तो इस टू का यूज करिएगा, वो आपका मैथमेटिकल टू है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड देखिए, इट हैज बीन वर्किंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ये सेंटेंस हमारा किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इट रैंड ऑल डेज बट स्टॉप्ड ड्यूरिंग द नाइट। ठीक, ड्यूरिंग यहां लगा हुआ है, रात के समय, पूरे दिन वर्षा हुई लेकिन रात में क्या थी, थमी हुई थी, रुकी हुई थी। तो ये क्लियर हो गया ड्यूरिंग और फॉर का यूज। अब देखते हैं बिलो और अंडर का यूज। बिलो और अंडर पहले देख लीजिए, पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बिलो और अंडर का यूज क्या होता है, ध्यान समझिए। बिलो और अंडर का यूज किस लिए करते हैं, बिलो और अंडर दोनों का मतलब होता है क्या, नीचे, दोनों का मतलब होता है नीचे। बट अंडर का जो यूज होता है वो फिजिकल कांटेक्ट को प्रकट करता है, बताता है, शो करता है। तो फिजिकल कांटेक्ट, जब भी कोई भी वस्तु किसी भी फिजिकल कांटेक्ट में है, फिजिकल कांटेक्ट का मतलब होता है टच में, टच में, जैसे ये है और ये इससे टच है, तो ये क्या है, फिजिकल कांटेक्ट है, यानी कि जुड़ी हुई हो या सटी हुई हो। जैसे द लेटर इज अंडर द पिलो, क्योंकि पिलो के नीचे जब भी आप लेटर रखेंगे तो वो लेटर क्या होगा, पिलो से टच में होगा, टच में होना जरूरी है। ठीक है, और बिलो का मतलब होता है क्या, बिलो का मतलब होता है फिजिकल कांटेक्ट शो नहीं करता। बिलो क्या, फिजिकल कांटेक्ट को शो नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा,
फिजिकल कांटेक्ट का मतलब होता है टच में होना, तो बिलो फिजिकल कांटेक्ट व्यक्त नहीं करता का मतलब जैसे कोई भी वस्तु जैसे यहाँ रखी हुई है और इसके नीचे है, तो ये इतने नीचे है और ये वस्तु यहाँ पे है, तो इस वस्तु से इस वस्तु का कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पे अंगूठा लगाया तो ये सेंटेंस, ये पूरा क्या हो गया हमारा, फिजिकल कांटेक्ट में आ गया। ये फिजिकल कांटेक्ट है और ये फिजिकल कांटेक्ट नहीं है। जैसे ही टच हुआ अंडर, टच नहीं हुआ तो बिलो। ठीक, अंडर का एक यूज और होता है, अंडर का यूज जूनियर के सेंस में, जैसे जूनियर के सेंस में ही इज वर्किंग अंडर मी, वह मेरे अंडर में काम कर रहा है या करता है, तो वह मेरा जूनियर है। ठीक, एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही प्लेस्ड द लैम्प अंडर द अलमीरा, ही पुट हर बुक्स अंडर द पिलो। तो ध्यान समझिए, ही प्लेस्ड द लैम्प अंडर द अलमीरा का मतलब ये कि अलमीरा के नीचे उसने लैंप को डाल दिया, तो लैंप उसके फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आया। ही पुट हर बुक्स अंडर द पिलो, यहाँ फुल स्टॉप होगा, अंडर द पिलो। फिर उसके बाद क्या, अंडर द पिलो, जैसे ये पिलो है, ये बुक्स है, इसको ऐसे रख दिया तो ये फिजिकल कांटेक्ट में आएगा। का अर्थ जूनियर भी होता है, यानी कि जूनियर का मतलब छोटा, कोई मुझसे नीचे काम कर रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है, मुझसे नीचे, यानी कि जो एक टीम है, एक टीम में एक लीडर होता है और उसके नीचे लोग काम करते हैं, तो वो जूनियर कहलाते हैं। तो उसी का मतलब है क्या, जूनियर। और यहाँ पे एग्जांपल है, ही इज वर्किंग अंडर मी, वह मेरे नीचे काम करता है। ही इज अंडर मी, या वह मुझसे नीचे है। ठीक है। बिलो का यूज, बिलो का यूज डिग्निटी के रेफरेंस में किया जाता है। डिग्निटी का मतलब होता है गौरव, डिग्निटी का मतलब होता है गौरव या मर्यादा, गौरव या मर्यादा होता है डिग्निटी का मतलब। तो इट इज बिलो हिज डिग्निटी टू बेग फॉर मर्सी, यानी कि यह उसकी मर्यादा से नीचे है। बिलो का मतलब नीचे, यह उसकी मर्यादा के नीचे है। टू बेग फॉर मर्सी यानी कि दया की मांग के लिए, यह उसका मर्यादा के खिलाफ है। यहाँ पे बिलो, जैसे कहते हैं ना कि मैं यह काम कर दूं, ऐसा हो नहीं सकता, यह मेरी मर्यादा के खिलाफ है। तो वही चीज है क्या, डिग्निटी, यानी गौरव और मर्यादा के खिलाफ। तो इट इज बिलो हिज डिग्निटी टू रेफरेंस टू बेग फॉर मर्सी। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर का यूज बहुत इजी है। सिंस और फॉर का यूज मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही पढ़ाया था, लेकिन प्रीपोजिशन आया है तो इसको एक बार क्लियरली पढ़ा दें ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। सिंस की यूज में मैंने आपको बताया था कि सिंस का यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, SINCE। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक होती है क्या, कभी कभी बच्चे SCIENCE लिख देते हैं। साइंस का मतलब होता है विज्ञान, साइंस का मतलब विज्ञान होता है, और सिंस का मतलब होता है से या निश्चित समय के लिए। ठीक है, लेकिन सिंस का कहीं मीनिंग नहीं निकलता, एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, फिक्स समय होता है, इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। तो हमें साइंस यूज नहीं करना है, हमें सिंस यूज करना है। फिर उसके बाद है, यहां ध्यान समझिए, ये टेबल में ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम है किसके लिए, ध्यान दीजिए, सिंस और ये फॉर। जो टेबल में बना रहा हूं इसको ध्यान देंगे तो जिंदगी में ये मेरा आपसे गारंटी है कि आप कभी सिंस और फॉर का यूज नहीं भूलेंगे। तो ध्यान देखिए, सिंस का यूज हम निश्चित, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निश्चित और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित। तो सिंस का यूज हम ऐसे काम के लिए करते हैं, ऐसे समय के लिए करते हैं जो निश्चित हो। तो जैसे मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, तो इसमें कंटिन्यूटी है और समय भी है, टाइम भी है, बट उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि वर्क कब स्टार्ट हुआ। सिंस का मतलब होता है निश्चित समय, निश्चित समय, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि ये समय मेरा कब स्टार्ट हुआ,
इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होगा तो आप एग्जैक्टली किसी भी टाइम को कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। इसीलिए फिक्स समय के लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और जो टाइम फिक्स नहीं होता उसके साथ हम क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। तो ईजिली समझिएगा क्या, जैसे कोई बंदा है आपको कह देता है कि मेरा आज जन्मदिन है, तो मान लीजिए आज जो भी तारीख होगी तो उस तारीख से और उसका आप ईयर पूछ लीजिए, तो ऐसे कंडीशन में वो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे वो कितने साल का है। लेकिन आप किसी से पूछिए कि कितने साल के हो, 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल, तो वो बंदा आपको क्या बताएगा, वो बताएगा कि मैं 18 साल 20 साल का हूँ। जनरली क्या होता है, लोग एक साल में एक दिन कम भी होते हैं तो वो क्या बोलेंगे कि मैं अभी एक साल पीछे ही चल रहा हूँ। जैसे किसी का बर्थ डेट है क्या 2002 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से 2002 कैलकुलेट करके और अभी तक 2021 का जो जनवरी बीता है, जनवरी यानी कि 31 दिसंबर को भी आप पूछेंगे, अगर वो 21 साल के हो रहे होंगे तो वो आपको बोलेंगे भैया हम 20 ही साल के हैं, बस एक दिन बाद 21 के होंगे। अरे एक दिन कम है ना, आप 21 नहीं बताएंगे। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि लोग अपने एज को क्या करते हैं, कम बताते हैं, और कोई टाइम अगर कर रहे होते हैं तो उसको ज़्यादा बता देते हैं। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं सिंस और फॉर का यूज। सिंस और फॉर, समय की सबसे छोटी इकाई क्या है, समय, टाइम जैसे सेकेंड, फिर मिनट, फिर ईयर। तो हमें सेकेंड की भी जरूरत नहीं है और मिनट की भी, हम चलते हैं डायरेक्ट ईयर पे। तो ईयर पे जैसे, सॉरी ईयर मैंने बोल दिया है, आवर होगा तो HOUR, आवर, और यहां पे भी HOUR, आवर का यूज है। लेकिन यहां पे आवर का यूज किस लिए है, लाइक 1 2 3 ओ क्लॉक, ADC, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। और यही चीज यहां पे 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock ना लिख के हम यहां लिखते हैं क्या, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट आवर्स। ठीक, तो इसमें आपको फर्क दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको दोनों एक साथ लेके चल रहा हूं ताकि आपको क्लियर होता चले। सेकंड नंबर देखिए, आवर के ऊपर क्या होता है, डे होता है, आवर के ऊपर डे होता है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। तो एक तरह से मान लेते हैं 7 डेज में, जितने वीक में 7 डेज होते हैं उनके जो भी नाम होते हैं हम उसको डेज में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे, क्या राइट करेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट डेज। यहां पे टाइम का कोई स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता है, लेकिन अगर आप किसी को बोले मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर, अब ध्यान से देखिए, डे से ऊपर क्या होता है, डे से ऊपर होता है मंथ, डे से ऊपर होता है क्या, वीक होता है। तो वीक में यहां पे कोई वीक है नहीं, ये डॉट 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 ब्लैंक है। लेकिन यहां पे क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट वीक्स। ध्यान से देखिए, वीक्स होता है, वीक्स का मतलब होता है सप्ताह, और एक होता है WEAK, वीक मीन्स कमजोर। तो जो कमियां है उसको ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि यही आगे चल के लार्ज एरर होगा और कॉमन एरर में काउंट होने लगेगा। फोर्थ नंबर वीक से ऊपर मंथ, लाइक जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर। अब यहां ध्यान समझिए, यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इसके बाद यहां पे हो जाएगा MONTHES, मंथ्स, सॉरी THS, ठीक है, मंथ्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिफ्थ नंबर हो जाएगा। अब मंथ से ऊपर क्या होता है, ईयर होता है। जैसे 2001, 2021, 2009,
1191, 1192, फिर 1556। तो इस तरह के जो ईयर्स होते हैं, एक फिक्स ईयर होता है, ईयर के नेम्स होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कोई भी घटना किस ईयर में हुई होती है उसको अगर आप बता देते हैं तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे 1191 क्या है आपका, 1191 पानीपत का, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान का और मोहम्मद गौरी का जो है ये युद्ध हुआ था, फर्स्ट और सेकंड, तराइन का युद्ध, फर्स्ट युद्ध और सेकंड, फर्स्ट वॉर एंड सेकंड वॉर। और ये है 1556, ये है आपका प्रथम पानीपत वॉर है। तो इसको भी आपको, तो ये सब हिस्टोरिकल है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है। फिर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, इनफाइनाइट और YEARS, इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक वो चली जाएगी। फिर 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में अब ईयर के बाद हम मॉर्निंग इवनिंग इन सबको काउंट कर लेते हैं। तो इधर का खेला क्या हो गया, खत्म हो गया, अब इधर का खेला शुरू होगा, ठीक है, खेला हो बे। तो अब ध्यान समझिए होगा क्या, MORNING, मॉर्निंग टू नाइट, मॉर्निंग टू नाइट, और यहां पे YESTERDAY, यस्टरडे, और टुमारो, TUMORROW, टुमारो, ठीक है। यस्टरडे और टुमारो के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, और मॉर्निंग टू नाइट जो भी चीजें हैं उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। ऐसा कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। तो ये यहाँ पे हमारा सिंस फॉर का यूज कंप्लीट हो गया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे करने के लिए, जो आपको वहां पे आपने देखा होगा, फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें आपको सिंस फॉर मिला होगा। तो आइए यहाँ पे भी कुछ यूजेस देख लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स क्या है, ध्यान दीजिएगा। एग्जांपल्स में फर्स्ट एग्जांपल हम सिंस का देखते हैं, जैसे वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा कर देते हैं और यहां पे फुल स्टॉप, खड़ी पाई। सेकंड यहां लिख देते हैं, मेरा भाई सुबह से खूब तेज गाड़ी चला रहा है। तो ध्यान समझिए, माई ब्रदर हैज बीन, यहां पे हैज बीन जूमिंग अराउंड, फिर यहां पे SINCE, सिंस, सुबह से, तो MORNING, अराउंड के बाद सिंस मॉर्निंग होगा, ध्यान दीजिएगा। फिर यहां पे वह 2 बजे से पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव, यहां पे मैंने आपको बताया है क्या कि फ्यूचर में ऑलवेज विल हैव का यूज करते हैं, विल हैज का यूज नहीं करते। तो ही विल हैव बीन रीडिंग, READING, रीडिंग। फिर उसके बाद फॉर, सिंस, SINCE, सिंस, फिर 2 बजे से 2 o'clock। ये क्लियर हो गया। अब यहां पे ये हमारा कंप्लीट हुआ सिंस। अब देखते हैं फॉर को, फर्स्ट नंबर फॉर का, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours,
फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे आप TWO लिखिएगा 2 आवर्स। इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या ईच की जगह पे आप लगा दीजिए हैज़ बीन, इसको भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। सेकंड नंबर देखिए, राजेश इज, हैज कर लीजिए, हैज बीन गोइंग टू मार्केट सिंस TOMORROW या यस्टरडे कर लीजिए YESTERDAY, इसमें आपको दोनों क्लियर हो जाएगा, यस्टरडे और टुमारो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर, यहाँ पे सिंस क्लियर हो गया, यहाँ पे मॉर्निंग के साथ में सिंस क्लियर हो गया, यहाँ देखिए, और यहाँ पे क्लॉक के साथ और ईयर्स के साथ भी जो है आपका सिंस लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस फॉर का यूज कंप्लीट हुआ। देखते हैं इन और विद इन का यूज। इन का यूज समय के लास्ट पॉइंट को बताता है, यह काम में लगने वाले समय को व्यक्त करता है। विद इन का अर्थ होता है अंदर अंदर, यह वर्क लिमिट को व्यक्त करता है, यानी कि बताता है। विद इन का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य उससे पहले ही पूर्ण हो गया हो या होने की संभावना हो, यानी कि कोई भी, यानी कि किसी भी काम में कितना समय लगा है यह कौन बताता है, ये इन बताता है। और कोई भी काम कितने समय के अंदर हो जाएगा उसके लिए हम विद इन का यूज करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा काम 2 घंटे के अंदर अंदर कर दूंगा, वह इस किताब को 1 महीने के अंदर अंदर पढ़ लेगा। जैसे इनके यूज में वह 2 घंटे में यह कार्य करेगा, अंदर अंदर नहीं, 2 घंटे में। एक लास्ट पॉइंट है क्या कि 2 घंटे में, मैं 2 घंटे में इस किताब को पढ़ा हूँ या मैं 2 घंटे में इस काम को किया हूँ। तो ऐसे कंडीशन में लास्ट पॉइंट कि काम करना, काम कब खत्म हो रहा है उसका लास्ट पॉइंट कौन बताता है, इन बताता है। लेकिन काम कब खत्म होगा इसको इसमें विद इन में काउंट नहीं करते हैं, बस इसको क्या काउंट करते हैं, क्या विद इन का मतलब होता है अंदर अंदर 2 घंटे से पहले भी। जैसे मैं इस काम को 2 घंटे के अंदर अंदर कर दूंगा, यानी कि 2 घंटे से पहले भी कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन अ मंथ, ये फर्स्ट नंबर है। इन अ मंथ, मैं इस काम को 1 महीने में कर दूंगा। लास्ट पॉइंट क्या है, 1 मंथ। आई कैन रिपेयर द कार विद इन 2 आवर, यहाँ पे देखिए विद इन लगाया कि मैं इस कार को 2 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर कर सकता हूँ, एक कंडीशन आ जाती है। ये सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर देखिए, ही विल राइट अ बुक इन 3 मंथ, वह 3 महीने में क्या करेगा, एक किताब लिखेगा। उसका लास्ट पॉइंट क्या है, 3 मंथ, यहाँ यूज क्या हुआ, इन हुआ। फिर फोर्थ नंबर, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन एन आवर, वह इस क्वेश्चन को 1 घंटे में सॉल्व कर लेगा। यहाँ पे एन लगा है, क्यों, ये हावर नहीं है, इसको पढ़ते आवर है, लिखा हावर जरूर से है। तो आवर प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो है हिंदी के वॉवेल से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ एन लगा हुआ है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इन और विद इन कंप्लीट हो गया। देखिए एगो और बिफोर, एगो और बिफोर का यूज कहाँ करते हैं इसको समझ लीजिए। ईगो का यूज हम पास्ट में होने वाली घटनाओं के लिए करते हैं और बिफोर का जो यूज है घटनाओं के संदर्भ में करते हैं या घटनाओं के लिए करते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी घटना जो पास्ट में हुई हो, ऐसे कंडीशन में हम ईगो का भी यूज करेंगे। और कोई भी घटना जो घट रही हो या घटी हो, ऐसे कंडीशन में हम बिफोर का यूज करते हैं। या जो घटना घटने वाली होती है ऐसे के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, बिफोर। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ट्रेन मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले छूट चुकी थी, या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो कुछ इस टाइप के जो चीज़ें होती हैं वो हमारी एगो और बिफोर के अंदर आती हैं। ठीक, अब देखते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का यूज। बिसाइड का अर्थ होता है बगल में और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी कोई भी वस्तु या व्यक्ति किसी के बगल में है। जैसे ही इज सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है, माई हाउस इज बिसाइड्स
दिस हाउस, ठीक है, मेरा हाउस इस हाउस के बगल में है, माई हाउस इज बिसाइड दिस हाउस, मेरा घर इस घर के बगल में है। और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, जैसे ही मेरे पास एक पेन के अलावा दूसरा पेन है, अतिरिक्त या के अलावा होता है बिसाइड का मतलब, बिसाइड्स का मतलब। तो जैसे ही मुझे इसके अतिरिक्त, जैसे मुझे आइसक्रीम के अतिरिक्त कॉफ़ी भी पीनी है, चाय भी पीनी है, इस तरह से जो चीज़ें हैं, मुझे वनीला फ्लेवर की जगह पे चॉकलेट फ्लेवर भी चाहिए, ठीक है, या मुझे वनीला फ्लेवर के अतिरिक्त चॉकलेट फ्लेवर भी चाहिए। तो अतिरिक्त, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त और बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है। तो एगो और बिफोर का एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ही कम 3 days एगो, एगो यानी कि 3 दिन पहले की, और यहाँ पे केम है, केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, बात हमारी पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, 3 days एगो। और द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। तो ट्रेन जो है उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ही क्या हुई थी, छूट चुकी थी। तो यहाँ पे दोनों है आपका दिखा दिया गया है। फिर उसके बाद इन दोनों का एग्जाम्पल हुआ। अब इन दोनों का एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज सिटिंग बिसाइड सरला, वह सरला के बगल में बैठा था। राजेश हैज अ कार, राजेश के पास एक कार था। बिसाइड्स अ साइकिल, ठीक है, राजेश हैज अ कार, राजेश के पास एक कार है। बिसाइड्स अ साइकिल यानी कि एक साइकिल के अलावा राजेश के पास एक कार भी है। तो आपको एग्जाम्पल पढ़ के समझ में आ जा रहा होगा कि दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब और इन दोनों का मतलब क्या है। यानी फिर से समझ लीजिए, ईगो का तो मतलब समझ गए। ईगो का मतलब एक और होता है क्या, ईगो का मतलब होता है पूर्व, पूर्व यानी कि पहले, यानी कि कोई भी घटना जो पास्ट में हुई हो, पहले हुई हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ईगो के लिए उसका यूज करते हैं, उसके लिए हम ईगो का यूज करते हैं। बिसाइड्स एंड बिसाइड, बिसाइड का यूज हम किसके लिए करते हैं, बिसाइड का यूज मतलब के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त। तो ये चारों आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं बिटवीन और अमंग। बिटवीन का जो यूज है हम दो व्यक्तियों के लिए, जैसे किसी भी दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में या मध्य में अगर कोई भी बात कही जा रही है या बंटवारा हो रहा है दो व्यक्तियों का या दो वस्तुओं का, मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच में किसी भी वस्तु का बंटवारा हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम बिटवीन का यूज करेंगे। कोई भी बात हो तो दो व्यक्तियों के बीच की बात हो या दो वस्तुओं की बात हो और उसके मध्य में कोई काम हो, तो ऐसे कंडीशन में बिटवीन। जैसे मैं दो पेड़ के बीच में खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिटवीन टू ट्रीज, ठीक है। तो ये सब चीज है। और सेकेंड, अमंग का यूज। अमंग का यूज दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए करते हैं। किसके लिए, मध्य के बीच में, दो या दो से व्यक्तियों के बीच में किसी भी चीज के बंटवारे की बात कही जाए या आप उन दो व्यक्ति या वस्तुओं के बीच में हो, तो ऐसे कंडीशन में हम अमंग का यूज करते हैं। मिनिमम दो हो या दो से अधिक हो, मिनिमम क्या है, दो है, और फिर उससे अधिक भी हो सकता है, ऐसे कंडीशन के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल में समझ में आएगा। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, उसने अपनी जो प्रॉपर्टी है बंटवारा यानी कि बांट दी अपने दो पुत्रों के बीच में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हिज टू सन यानी दो व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम बिटवीन का यूज करेंगे। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अमंग द पुअर, पुअर में यहाँ पे यस लगा दीजिए, ठीक है। अमंग द पुअर ही लिखिए, पुअर ऑलवेज उसके नाम से ही क्या वो पूरी कैटेगरी को बता दे रहा है, तो इसलिए इसमें यस मत लगाइए। तो अमंग द पुअर, ठीक। तो यहाँ पे पुअर क्या है, हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के कंडीशन में हम क्या लगाएं, अमंग लगाएंगे। क्यों, दो या दो से अधिक या कई सारे गरीबों के बीच में क्या उसने अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, बेच दिया, डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांट दिया या दे दिया, दान दे दिया, ऐसे कंडीशन। तो यहाँ पे इन दोनों को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं। अमंग का यूज दो व्यक्ति
के बीच में करते हैं, और सॉरी बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों के बीच में करते हैं, और अमंग का दो या दो से अधिक। बिसाइड का मतलब बगल में, और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त। एगो का मतलब पूर्व होता है, जब कोई पास्ट की घटना हो तो उसके साथ यूज करते हैं। और बिफोर का यूज होता है किसी भी घटना के लिए जो घटित हो रही हो या तुरंत तुरंत घटित हुई हो, ऐसी कंडीशन में हम बिफोर का यूज करते हैं।